हाय आई एम राहुल योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टेस्ट 8 तक डिस्कस किया है, जिसमें मैंने 7 को छोड़ दिया था, जो कि आज डिस्कस करूँगा। 7 नंबर टेस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स पे है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशंस स्कीम MIS कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज फूड क्रॉप्स दैट इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम अब्रॉड। नो, इम्पोर्ट्स नहीं करता, जो एक्सेस मात्रा में प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में रिलेटेड है। ओके, तो ये बेसिकली जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होता है इज ए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है और इम्प्लीमेंटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है बट रिक्वेस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द पेरिसेबल एंड द हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज। ओके, इन द इवेंट्स ऑफ द फॉल इन द मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस गिर जाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन के, उस समय होता है ये। ओके, एंड देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, अंडर द MIS यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, ये प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी at a fixed market intervention prices MIF is produced by the NAFED as the central agency। yes, तो ये NAFED देखता है, सेंट्रल एजेंसी जो कि। ओके, तो इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है। इसमें ये देखिए दूसरा सही है। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो कुछ सिंपल सा पूछा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन कौन आते हैं। पहला है ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एसेट क्रिएशंस। यस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। दूसरा है सब्सिडीज एंड द पेंशंस गिवन टू विडोज। यस, ये तो आएगा ही। एंड थर्ड है परचेज ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट। नो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, एंड फोर्थ है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द डेप्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट्स। यस, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो भी आएगा। तो इसमें 1, 2 and 4 इज द राइट। 1, 2 and 4 इज द राइट, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, इसमें डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड है विद रेफरेंस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है MSF रेफर्स टू द रेट एट विच द शेड्यूल बैंक कैन बारो फंड ओवरनाइट फ्रॉम RBI अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। यस, ये MSF की डिफिनीशन लिखा हुआ है। ओके, एक ऐसा रेट है जो शेड्यूल बैंक बारो कर सकता है फंड RBI से। ओके, एंड ओवरनाइट, तो ये इसका MSF का डिफिनीशन है। दूसरा देखते हैं, SLR is a tools for the controlling liquidity in the domestic market via manipulating bank credit। yes, ओके, तो ये भी सही है। एंड थर्ड है MSF is always fixed above the repo rate। yes, ओके, क्योंकि ये ओवरनाइट होता है तो इसकी रेट अधिक होता है। ओके, और जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बैंक को अपने पास ही रखना होता है और ये मैक्सिमम टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही रखते हैं अपने पास। और जो CRR होता है वो कैश एज ए कैश बेसिकली RBI के पास रखना होता है। ओके, तो ये सब थी इसके बारे में जानकारी। एंड देन इसका डी इज राइट। 1, 2 and 3 डी राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 क्या कहता है, द ब्रिटेन वुड
एग्रीमेंट लेड टू द क्रिएशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें दो आते हैं बेसिकली, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, IMF। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसमें दो ऑर्गेनाइजेशन है, IBRD आते हैं और IDA आते हैं, ओके। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 आते हैं, ये दो IBRD IDA एंड IFC जो कि कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज को फंडिंग करते हैं, एंड मीगा आता है, एंड ISSID आते हैं, ओके। तो इसमें 5 मिलकर बनाते हैं। और ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट बेसिकली 1944 में US, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ओके, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन इंडिया। तो अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में पूछा है। इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज इज 50। नो, ये मैक्सिमम 10 वर्कर्स होते हैं, तो उसे अनऑर्गेनाइज बोलते हैं सेक्टर, ओके। तो ये गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, द टर्म्स अनऑर्गेनाइज वर्कर इज नॉट डिफाइंड इन इंडिया अंडर एनी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। नो, ये डिफाइन है, ओके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन होते हैं, ओके। देन D इज राइट आंसर, नाइदर 1 एंड नॉट 2, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर है, विद रेफरेंस टू वेव 5.0 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये करंट का है और काफ़ी न्यूज में बना होता है। तो बेसिकली वेव 5 envisions an internet without a threat of the censorship from the governments or the big tech। yes, इसमें कोई भी censorship गवर्नमेंट की नहीं चाहिए, और इसको बिग टेक भी जो कंट्रोल नहीं करेंगे, लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल, ये सब नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके। एंड जो सेकंड है, वेव 5 will allow users to own their identity and data। yes, ये कंट्रोल करेंगे their डाटा पे, एंड इनके पास एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज्ड वेब बोला जाता है, ओके, इसको। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं वेव 1, 2, 3, 4 क्या होता है। तो बेसिकली वेव 1 जो होता है वो उसे केवल रीड कर सकते हो ओनली, जैसे कोई साइट चलता है न्यूज़ का, तो उस पर केवल आप रीड कर सकते हो बस। और जो वेव 2.0 है उसमें रेड कोई कर सकते हो, राइट भी, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ओके, ट्विटर, ये सब। तो ये वेव 2 में आते हैं। एंड वेव 3 में आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लाइक ब्लैक चैन वगैरह, ओके, बिटकॉइंस। तो ये वेब 3.0 में। एंड वेब 4.0 में आते हैं सेल्फ लर्निंग, लाइक मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक यूट्यूब वगैरह में काम करता है जो रिकमेंडेशन, वो उस तरह का ये होता है, सेल्फ लर्निंग करता है। तो इसका C ऑप्शन सही है, बोथ 1 एंड 2 इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला है, अंडर WTO ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस। यस, ओके, इसके लिए कोई भी वो नहीं है ऑफेंस, जिससे कि आप इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करो, ओके, या प्रोडक्शन के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए आप सब्सिडी वगैरह, जैसे कि PM किसान योजना ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान में रखना है, ओके। एंड ये यूरोपियन कंट्री में काफ़ी चलता है, US वगैरह में वो पहले ही काफ़ी उनको फंडिंग कर देते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जिससे कि वे वर्ल्ड मार्केट में अपना डोमिनेंट बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, ओके। फिर देखते हैं सेकंड, सब्सिडीज प्रोवाइड अंडर इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS।
कम्स अंडर द ग्रीन बॉक्स सब्सिडी? नो। ये मार्केट को बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है, जैसे कि कोई बाहरी कंपनी नहीं आ सकती भारत में ग्रेन एंड राइस वगैरह के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ही फूड प्रोवाइड करा रहा है। तो ये एम्बर बॉक्स में आता है, ग्रीन बॉक्स में नहीं आता। ओके, लाइक MSP 23 क्रॉप्स पे जो देता है, तो ये बेसिकली सही नहीं है। सेकंड वाला वो एम्बर बॉक्स में आएगा, तो इसका ओनली 1 सही है। और एक होता है ब्लू बॉक्स, तो ये एम्बर बॉक्स प्लस विथ कंडीशन जब लग जाए तो उसे ब्लू बॉक्स कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। 8 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ये पार्ट ऑफ द इंटरनल डेप्ट ऑफ इंडिया। ओके, इंटरनल डेप्ट कौन बढ़ाता है? तो पहला है सिक्योरिटीज इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यस ये बढ़ाएगा। दूसरा है डेटेड सिक्योरिटीज, यस ये भी बढ़ाएगा। ओके, जो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट जारी करते हैं उसे डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं। एंड थर्ड है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स, तो ये भी करेगा। इसमें डी देखते हैं NRI डिपॉजिट, तो ये नहीं करेगा। बेसिकली NRI डिपॉजिट तो जमा कर रहा है, तो ये बढ़ेगा। ओके, तो इसमें सी सही है, 1, 2 एंड 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या कहता है? इफ द Reserve Bank of India RBI increases the bank rate, what effects it could possibly have on the Indian economy? तो ये basically decreases the money supply in the economy. Yes भाई, वो इंक्रीज करेंगे बैंक रेट तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन 2 इज राइट। पहला है लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक बिकेम द चीपर, नो ये मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा भाई, तो ये गलत है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ओनली 2। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 क्या कहता है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो CDR। तो ये क्या है? तो इट इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक in currency to that they hold in the bank deposits. Yes, ये रेशियो है मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी एंड होल्ड इन द बैंक डिपोजिट, ये दोनों का रेशियो है CDR, तो ये ध्यान में रखना है। एंड सेकंड है इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स प्रेफरेंस फॉर द लिक्विडिटी, यस तो ये भी सही है, यानी कि 1 and 2 इज बोथ आर राइट, देन C इज द राइट। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 11 number with reference to the financial responsibility and the budget management FRBM Act, consider following statement। पहला है the FRBM Act bans the purchase of the primary issues of the central government securities by the RBI, yes इसको रोक लगाया था इन 2003 में। एंड सेकेंड है the rules under the FRBM Act aim to eliminate the फिजिकल डिफिसिट, और एलिमिनेट करने की बात करें, एलिमिनेट द फिजिकल डिफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, नो डिक्रीज करने की बात करेगा। ओके, बिल्कुल जीरो थोड़ी करना है, हटाना थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। सेकंड इज रॉन्ग। ओके, देन ये इज राइट। इसका बेसिकली एम क्या है होता है FRBM का? तो ये कोऑर्डिनेशन करता है बिटवीन द फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी में। ओके, एंड ट्रांसपेरेंसी लाने की बात करता है, तो यही इसका बेनिफिट है। एंड नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर बेसिकली SDR से संबंधित है, तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द IMF's स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। ओके, देन पहला देखते हैं SDR इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द IMF, नो भाई ये नाइदर ये करेंसी नॉर ये क्लेम ऑन IMF, ना तो आप ये करेंसी है ना तो आप क्लेम कर सकते हो IMF पर, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं वैल्यू ऑफ द SDR इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ द 4 करेंसीज, नो 5 करेंसीज है भाई,
डॉलर है, यूरो है, रेनमिंबी है, येन है एंड द पाउंड स्टर्लिन है यूके का. ओके, देन बी इज रॉन्ग. सी देखते हैं, एसडीआर कैन बी हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज और इंडिविजुअल. नो. ओके, कोई हेल्ड नहीं कर सकते प्राइवेट वगैरह, और प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर सकते. एंड डी है, द वैल्यू ऑफ एसडीआर इज डिटरमाइंड डेली बेस्ड ऑन द मार्केट एक्सचेंज रेट्स. यस, ये डेली डिटरमाइन किया जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर. एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर. सॉरी, थर्टीन नंबर क्या कह रहा है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रोचेज यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित पूछ रहा है टर्मिनोलॉजी. तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच क्या है टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट? यूजेस 7 days, नो 365 days यूज करता है यूएसए, यानी कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच. ओके, एंड प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे एज द प्रेफरेंस पीरियड. तो पहला गलत हुआ, 365 days लेता है. एंड दूसरा है करंट डेली स्टेटस अप्रोच to measure unemployment uses each day of the 7 days preceding the date of the survey as the preference period. Yes, ये किसी एक दिन को लेगा 7 days में, तो ये सही है करंट डेली स्टेटस अप्रोच. एंड द थर्ड देखते हैं, द यूजुअल स्टेटस अप्रोच टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट फेल्स टू कैप्चर द शॉर्ट टर्म फंक्शंस इन एम्प्लॉयमेंट. यस, ये भी सही है. ओके, शॉर्ट टर्म फंक्शन इन एम्प्लॉयमेंट करेगा, तो बी इज द राइट 2 and 3. ओके, और जो ये होते हैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली एनएसएसओ करता है. ओके, एंड देन नेक्स्ट मूव 14 नंबर क्वेश्चन पे. विद रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल एंड द हाई कोर्ट्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये दोनों का कंपेरिजन कर रहा है. तो पहला है, व्हाइल हाई कोर्ट आर एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिब्यूनल कैन बी एस्टैब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली. नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा. तो पहला गलत. दूसरा देखते हैं, लाइक हाई कोर्ट्स ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ द जुडिशियल मेंबर्स ओनली. नो, इसमें एक्सपर्ट होते हैं, जुडिशियल मेंबर तो होते ही हैं, ओके, जो कि हाई कोर्ट में होते हैं, एंड इसमें एक्सपर्ट होते हैं जो कि स्पेशल नॉलेज रखते हैं, तो ये ध्यान में रखना. एंड थर्ड है, बोथ ट्रिब्यूनल्स एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू यूज ऑल द इनेक्टेड लॉज बिफोर द मेकिंग ए डिसीजन. तो हाई कोर्ट के पास है, ये ट्रिब्यूनल के पास नहीं है. ट्रिब्यूनल के पास एक लिमिटेड लॉज हैं पे वो कर सकता है काम. ओके, देन डी इज द राइट. एक भी सही नहीं है, नॉन. ओके, देन 15 नंबर पे चलते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकल एरिया बैंक के बारे में पूछा है. दे आर सेट अप टू एनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग बाय द लोकल इंस्टीट्यूशंस. यस, तो ये बेसिकली लोकल लेवल के होते हैं. ओके, लोकल एरिया बैंक. एंड सेकंड है, द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स आर एप्लीकेबल टू द लोकल एरिया बैंक. यस, इनको भी 40% लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है, लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमईस वगैरह. ओके, एंड देन इस बारे में और कुछ जानते हैं. बेसिकली स्मॉल प्राइवेट बैंक होता है और लिमिटेड एरिया ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है. तो सी इज़ द राइट आंसर. एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे. 16 क्या है? कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल ई विधान एप्लीकेशन. नीवा. नीवा क्या है? तो इट इज ये वर्क फ्लो सिस्टम डिप्लॉयड ऑन द NIC क्लाउड मेघराज. Yes, okay, it is the mission mode project to digitalize and make the functioning of the state legislatures paperless. Yes, basically UP
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे लागू वो इम्प्लीमेंट किया गया है, पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। ओके, और इसको कौन किया है? इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्लस मिनिस्ट्री ऑफ द तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम मिलके इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 क्या है? विद रेफरेंस टू द इंडिया गल्फ रिलेशंस कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, आउट ऑफ इंडियाज टोटल import of the crude oil in the last 15 years, the share of the Gulf countries has been more than the 80%. No, ये 60% है। ओके, एंड सेकेंड है, in last 5 years Saudi Arabia has been the India's largest trading partner in the regions. No, इराक था। ओके, तो ये भी गलत। बेसिकली न्यूज़ में बना था क्योंकि मोहम्मद शाह पे कमेंट कर दिया गया था बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा, तो इसलिए न्यूज़ में बना हुआ था, इसलिए आया है। और जो जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं उसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन एंड ओमान आते हैं। ओके, एंड इस समय भारत सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है करंट में। इराक से नंबर 1 पे, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे, रशिया तीसरे स्थान पे। ओके, तो इस तरह कुछ इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल को। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफिसिट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट सिग्निफाइज दैट अमाउंट ऑफ द कैपिटल। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली दैट अमाउंट्स ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स, ओके, दैट आर बीइंग्स यूज्ड फॉर एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यस, एंड द सेकंड है ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। तो ये बेसिकली रिफर्स है टू द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट एंड द नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। ओके, देन नेक्स्ट then 1 and 2 is the right and C option is correct. then next move करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। बेसिकली एक पैरा दिया और पूछा है कौन सा पर्सनालिटी है, तो मैं पैरा को पढ़ता हूँ, आप सुनिए। ही sat on ये piece of rock for the 13 continuous days when challenged about the authenticity of the Abhyangas he had written. okay, Abhyangas written है his message about ये casteless society and his denial of the rituals had led to a social movement. okay, social movement समझते। he is the credited with the starting the वारी pilgrimage। okay, यानी कि वारी आया तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। this is the most likely descriptions of who's among the following। तो बेसिकली ये तुकाराम थे। ओके, तुलसीदास हो नहीं सकते क्योंकि तुलसीदास यूपी से हैं, अदर भी महाराष्ट्र से नहीं है। देन 17th सेंचुरी में मराठा पोएट थे ये, और हिंदू सेंट भी थे। ओके, और पीएम जो है पीएम मोदी जी ने पुणे में टेम्पल इनॉग्रेट किया, इसलिए न्यूज़ में था। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर। क्या कहता है? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। ओके, तो वाशिनार एग्रीमेंट्स है, एंड द एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एंड द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप्स है, एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम्स है। तो बेसिकली एनएसजी का मेंबर नहीं है इंडिया। ओके, क्योंकि चाइना अपोज करता है इसका, और बाकी सब का है, तो ऑप्शन ये इज राइट। अब देखते हैं, वाशिनार एग्रीमेंट बेसिकली वॉलेंट्री एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। ओके, 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है वो 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, जब इंडिया ने अपना फर्स्ट परमाणु परीक्षण किया था। ओके, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसी के विरोध में इसे इस्टेब्लिश किया गया था।
कंट्रोल के लिए, ओके, 1974 में। तो और ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो है वो बेसिकली 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था, ओके। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ध्यान रखो, ये केमिकल्स एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए है। एंड फोर्थ है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये 1987 में, ओके, G7 कंट्रीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली इसमें लिमिट्स किया जाएगा टू प्रोलिफरेशंस ऑफ द मिसाइल एंड द मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सब याद रखना। 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 1, 3 एंड 4। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 21 को, देखते हैं 21 क्या है। व्हाइल द कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बाय expenditure method, which of the following factors are taken into accounts। तो ये बेसिकली अब फाइनेंशियल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसमें आएगा, एंड द फाइनेंशियल कैपिटल आएगा, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स तो आएगा नहीं। एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, नो, ये सब भी नहीं आएगा। तो 1 एंड 3 इज द राइट, ओके। सी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 22 क्या है। विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंस्टीट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशंस हैं बेसिकली वो रिड्यूस पॉवर्टी नहीं भाई, वो फाइनेंशियल कॉपरेशन है तो इंक्रेज करेगा ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। तो पहला गलत। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो IDA है, ओके, ये रिड्यूस पॉवर्टी बाय द प्रोवाइडिंग जीरो लो इंटरेस्ट लोन्स, यस, ये भी गलत है क्योंकि ये जो पहला दिया हुआ है ऑप्शन वो उससे मिलता है, तो ये दोनों क्रॉस इंटरचेंज मिल रहे हैं, तो ये गलत है, दोनों गलत हैं। थर्ड देखते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी कि मीगा, ये बेसिकली प्रमोट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द डेवलपिंग कंट्रीज, यस, ओके। देन 3 इज द राइट आंसर, ओके। और वो पहला दूसरा जो है उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं मिलाने वाले ऑब्जेक्टिव्स, उसको इंटरचेंज कर देना तो मिल जाएंगे उसके। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है बेसिकली वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड द ICSID, ओके। तो ये सब आते हैं। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है, 4 का है। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका 3 है ओनली। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 23 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP इज नॉट करेक्ट, ओके, वेरी सिंपल। तो पहला है द GDP मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शंस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यस, ओके, ये सही है। दूसरा पूछा, इट डज नॉट टेक्स अकाउंट्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फॉरेन नेशनल्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नो भाई, जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे चाहे विदेशी हैं, ओके, वो सभी शामिल होंगे GDP में, ओके। तो दूसरा गलत है। पूछा है कौन गलत है, 2 गलत है, B गलत है, ओके। एंड C देखते हैं, इन द GDP कैलकुलेशन द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यस, उसमें जो है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज को नहीं इंक्लूड किया जाता है। नेगेटिव इंक्लूड किया है जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट्स का जो इनकम होता है, ओके, उससे जो सोसाइटी पे इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ओके। पॉजिटिव में जैसे कि एजुकेशन एंड हेल्थ वगैरह आते हैं, ओके, जिससे बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी पे इफेक्ट भी करे उसे बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज, ओके। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड द D है, D क्या कहता है, D बेसिकली है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन GDP कैलकुलेशन द एग्रीगेट प्रोडक्शंस ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन सिटीजन इन द फॉरेन टेरिटरी इज नॉट इंक्लूडेड, यस। तो ये D भी सही है, यानी कि पूछा तो कौन सही नहीं है, तो B इज नॉट राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द अर्ली 1950s, yes. Second, he was the mobbed by an
increase in the use of the high yielding seeds. ओके तो पहला गलत है, दूसरा सही है क्योंकि ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया गया था. ओके बेसिकली सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि ये 60s में 70s में ओके स्टार्टेड हुआ था 60s में. एंड 3 द HBY सीड्स सिग्निफिकेंटली लोवर्ड द यूज ऑफ द इरीगेशन. नो हाई इरीगेशन मांगता है, इसीलिए पंजाब हरियाणा रीजन में ही सक्सेस हुआ. इन द वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान 2 डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ एंड अदर डिस्ट्रिक्ट. ओके देन इसका 1 एंड 3 इज रॉन्ग. बेसिकली इसको लीड किए थे MS स्वामीनाथन. एंड देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25. विद रेफरेंस टू द GDP डिफ्लेटर क्या होता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है इट इज द रेशियो ऑफ द नॉमिनल GDP ऑफ द टू द रियल GDP. यस नॉमिनल GDP एंड रियल GDP का रेशियो होता है. सेकंड है द वेट्स ऑफ द गुड्स यूज in calculating GDP deflator differs according to their production level. yes ये वेरी करेगा. और बेसिकली GDP डिफ्लेटर होता ये है कि जो मेजर ऑफ द जनरल प्राइस ऑफ इन्फ्लेशन उसी को ही बोलते हैं GDP डिफ्लेटर. ओके देन थैंक यू वेरी मच. हाय आई एम राहुल, योर वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT. जैसा कि मैं टेस्ट 7 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक्स पे है फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है. आज मैं 26 to 50 डिस्कस करूँगा. तो स्टार्ट करते हैं. 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. Okay, unemployment rate is defined as the percentage of unemployed person in the labor force. yes, unemployment rate basically वही होता है जो कि total labor force में percentage of unemployment person. okay then ये right है. दूसरा है देखते हैं. the workers population ratio is defined as the percentage of total workers to the total population. yes, very simple. तो both are right. then answer is C. very easy question. okay then next move करते हैं 27. 27 क्या कहता है, consider the following statements regarding the liquid nano urea. liquid nano urea के बारे में पूछ रहा है. पहला है it helps in minimizing the environmental footprint. yes. okay दूसरा है it has about the 10,000 times more surface area to volume size in comparison to the conventional granular urea. yes जो नॉर्मल यूरिया होते हैं उसे 10,000 टाइम्स मोर सरफेस एरिया को कवर करेगा. ओके एंड तो ये भी सही है. तीसरा है इट इज़ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड पोटेंटेड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड. यस जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है यही इसको डेवलप किया है. ओके देन 1 2 3 इज ऑल राइट. ओके और इसको प्रोड्यूस कर रहा है IFCO. ओके यही मतलब. एंड और इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट हैं. तो बेसिकली जो लिक्विड नैनो यूरिया है उससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इम्प्रूव होगी. ओके एंड इंपोर्ट कम होगा. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंपोर्ट कम होगा एंड सब्सिडीज कम देगी गवर्नमेंट. लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कम लगेगा. ओके एंड एयर वाटर सॉयल पोल्यूशन भी इससे डिक्रीज होगा. ओके तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी. इसका ए ऑप्शन इज द राइट 1 2 एंड 3. देन नेक्स्ट मूव करते हैं 28 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल ट्रेड्स ऑफ कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. ओके मतलब रिड्यूस फिस्कल पॉलिसी कैसे होता है. तो पहला देखते हैं डिक्रीज इन द टैक्स रेट ऑफ द व्हीकल्स in order
टू इंक्रीज द सेल, नो भाई, राइज करेंगे टैक्स तब तो फिजिकल पॉलिसी रिड्यूस होगी, ओके, मतलब उसमें कमी आएगी। तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, रिडक्शन इन सब्सिडीज ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स, यस भाई, सब्सिडी कम देंगे तो वो फिजिकल को ही बेनिफिट करेगा, ओके, तो ये सही है, सेकंड इज राइट। एंड थर्ड देखते हैं, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो, कट करेगा, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करेगा तभी तो फिजिकल मजबूत होगा, तो ये भी गलत है, यानी कि ओनली टू, ए ऑप्शन इज राइट, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 29, विद रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो CRR के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट इज ए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच ये कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद इटसेल्फ इन रिजर्व्स, नो, इटसेल्फ नहीं, CRR बेसिकली एज ए कैश RBI के पास रखना पड़ता है, ओके, जो कि लगभग 4% के आसपास होता है। SLR खुद के पास रखना होता है इटसेल्फ, वो लगभग 18% होता है, और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, ओके, लेकिन इसमें CRR में केवल कैश ही होगा, ये ध्यान में रखना है। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन, नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस यानी कि NBFCs आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस रिजर्व रिक्वायरमेंट, यस, उसमें कोई ऐसा नहीं है बाउंडेशन की इसमें करना होगा। ये बेसिकली जो CRR है वो RBI एक्ट 1934 के तहत ऑल कमर्शियल बैंक पे लागू होता है, फॉरेन बैंक्स, RRB यानी कि रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पे लागू होता है, तो ये ध्यान में रखना है, इस पे ऑप्शन बना सकता है, तो B इज द राइट एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट मूव करते हैं 30 नंबर, ये राइज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ओके, ये राइज इन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी, ओके, यानी कि डिप्रिसिएशन हो रहा है मनी का, डिवैल्यूएशन, एंड सॉरी, वुड लाइकली रिजल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो बेसिकली ये बी ऑप्शन सही है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ये फॉरेन गुड्स, इंडियन रुपी वैल्यू कम हो रहा है, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि फॉरेन गुड्स जो है वो महंगा हो जाएगा, तो यही बी ऑप्शन सही है। और बेसिकली जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सस्ता हो जाएगा, यानी कि इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। डिवैल्यूएशन चाइना अक्सर अपनी करेंसी का कर देता है, ओके, इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 31 क्या है, विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द CPI टेक्स इनटू अकाउंट्स द प्राइसेस ऑफ गुड्स ओनली, नो, CPI गुड्स एंड सर्विस बोथ को इंक्लूड करता है, बट जो WPI होता है वो केवल गुड्स को इंक्लूड करता है, होलसेल, ओके, तो ये याद रखना है। दूसरा, इट इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, यस, उसको भी शामिल तो करेगा ही, ओके, तो CPI CSO जारी करता है, तो ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 32 which of the following can be accounted as capital receipt in the annual financial statement, जो कि आर्टिकल 112 में है बजट, उसमें कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं यही पूछ रहा है, सिंपल सा। तो लोन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, यस, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये पूंजी है। दूसरा, बारोइंग्स बाय द गवर्नमेंट्स थ्रू द सेल ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, यस, ये भी आएगा, ओके, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स सेल कर रहे हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड थर्ड है, कलेक्शन एंड द एप्रोप्रिएशंस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, नो, ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, तो 3 इज रॉन्ग, ओके। देन 4 देखते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये ओके, 4 इज द राइट। देन 1, 2 एंड इसमें देखो
1, 2 एंड 4 इज द राइट। ओके, और बेसिकली इसमें कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं लोन्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, यस ये तो आएगा ही, और डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 32 33। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन टर्म्स मनी मल्टीप्लायर। ओके, मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल मनी सप्लाई, ओके, एंड टू द स्टॉक ऑफ द हाई पावर मनी इन एन इकोनॉमी। तो ये दोनों का रेशियो है, देन बी इज द राइट आंसर। ये इफेक्ट करता है, मनी मल्टीप्लायर को इफेक्ट करता है SLR एंड CRR एंड बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी काफ़ी हिट करता है, इफेक्ट करता है, तो ये सब याद रखना। फिर 34 पे चलते हैं। 34 करंट का है, वेरी सिंपल। ऑफ्टन सीन इन न्यूज स्टेट ऑफ मलक्का कनेक्ट। तो बेसिकली अंडमान सी को चाइना सी से जोड़ता है। ओके, और पहला ये बी सही है यानी कि, और देखते हैं रेड सी एंड अरेबियन सी कौन कौन जोड़ता है, तो ये बाबल मंडेब स्ट्रीट है वो जोड़ता है। एंड सी है साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी, तो बेसिकली ताइवान स्टेट जोड़ता है। एंड बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो ये पाक स्टेट जोड़ता है जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच है, तो ये सॉरी श्रीलंका के बीच, तो इसमें बी आंसर सही है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 35। In the context of the mineral in India, which of the following are classified as the major minerals? तो major minerals में coal yes, uranium yes, gold yes and iron और yes, ये सभी आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 सारे राइट हैं। ओके, एंड कुछ और मेजर मिनरल्स में देखते हैं, तो बॉक्साइट, लेड, निकिल, ओके, टंगस्टन, यूरेनियम, जिंक, ये सब मेजर मिनरल्स में आते हैं। और माइनर मिनरल्स में जैसे कि बिल्डिंग स्टोन्स एंड ग्रोवेल, ओके, एंड द ऑर्डिनरी क्ले वगैरह जो है, एंड ऑर्डिनरी सैंड वगैरह, ये सब माइनर में आते हैं। माइनर पे कंट्रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट का, और मेजर पे कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 36। 36 बेसिकली यह पैसेज दे रखा है, पूछा है कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पैसेज को हम पढ़ते हैं। राकेश वाज मैनुअल लेबर इन फैक्ट्री दैट यूज टू मैन्युफैक्चरिंग शूज। ओके, तो ये आप केयर मतलब ध्यान से सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ। मैन शूज है, फैक्ट्री में काम करता है वो। द एरिया वेयर द फैक्ट्री वाज लोकेटेड was bought by the foreign entity, एक विदेशी कंपनी के द्वारा उसको खरीदा जाता है। द स्पेशलाइज इन द शू मैन्युफैक्चरिंग, वो शूज मैन्युफैक्चरिंग का स्पेशलाइजेशन है। ओके, एंड द स्पेशलाइज्ड इन द शू मैन्युफैक्चरिंग, द मशीन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड design of the shoe were the imported from the United States of America and manufacturing plants were set up in the area. Okay, तो इतना हो गया सेट ऑफ द एरिया। इट वाज ऑब्जर्व दैट स्पेशल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एंड द न्यूमेरिकल competency was required to operate those machine, okay, those machine which Rakesh lacked, and thus he was fired from his job, leading to unemployment. Which what kind of the unemployment depicted in the passage given above? तो ये जब हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं ना, एक टेक्नोलॉजी को चेंज हो रहा है समय के अनुसार, तो वो स्ट्रक्चरल में आएगा। ओके, क्योंकि नया सेटअप करना होता है, तो ये स्ट्रक्चरल है, वेरी सिंपल। एंड और देखते हैं जैसे कि फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट दो जॉब के बीच, जैसे कोई टीचर है और वो IAS बनना चाहता है, तो उसके बीच जो गैप रहेगा एक जॉब से दूसरे जॉब के बीच, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल। और जो सीजनल होता है वो केवल सीजन में मिलता है, जैसे कि एग्रीकल्चर लेबरर, ओके, इन द पैडी फील्ड मंथ ऑफ इन द जुलाई, ओके, जुलाई अगस्त, एंड द वीट और कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग के टाइम
तो ये इस तरह का सीजनल बोलते हैं। एंड जो डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चर में 10 लोगों का काम है तो उसमें 20 लोग लगे हुए हैं, ओके, देन उसे डिस्टिंग्विश यानी कि छिपी हुई कहते हैं। तो इसका आंसर तो ये है, तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 37 नंबर। 37 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स। कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स क्या होता है, तो ये बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू द कैजुअल बेसिस। ओके, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और वो एंड रेगुलर सैलरीज में चला जाता है, तो इसे बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स। ओके, वेरी सिंपल, डी इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, डी इज द राइट। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं 38 नंबर। 38 नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन, ओके, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई इन इंडिया। तो उसमें कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन द एनुअल टर्नओवर पर ही डिसाइड होता है कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये बेसिकली एमएसएमई एक 2006 के अंतर्गत इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि अब जो माइक्रो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए और उसका टर्नओवर 5 करोड़ का होना चाहिए एनुअल। एंड जो स्मॉल होता है उसमें 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। एंड जो मीडियम होता है उसमें 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एंड 250 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए विद इन ईयर। ओके, देन सी इज द राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट एंड द एनुअल टर्नओवर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी IWT। ओके, तो पहला देखते हैं, सॉरी, इंडस वाटर ट्रीटी, तो पहला पूछा है कौन सही है, तो इट वाज डिजाइन साइन बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। नो, रॉन्ग, इंडिया पाकिस्तान के बीच साइन किया गया एंड वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में, तो गलत, पहला गलत। दूसरा, अंडर दिस द वाटर ऑफ द 3 रिवर्स नेमली रिवर रावी, सतलज एंड झेलम हैव बीन द एलोकेटेड एक्सक्लूसिव टू इंडिया। नो, रावी, ब्यास एंड सतलज है, झेलम नहीं है, झेलम पाकिस्तान को दिया गया है एक्सक्लूसिवली। ओके, एंड पाकिस्तान को 3 रिवर जैसे कि ऊपर की सिंध, झेलम, चेनाब, ये पाकिस्तान को एक्सक्लूसिवली राइट है और इंडिया को रावी, ब्यास एंड सतलज को एक्सक्लूसिवली राइट है। ओके, तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड सी देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर टू द ट्रीटी, यस। एंड डी है, इट रिक्वायर्स पार्टीज टू मीट एट लीस्ट वंस इन द 5 ईयर। नो यार, इस साल में 1-2 बार मिल लेते हैं, 2-3 बार, तो ये भी गलत है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। एंड ये 1960 में हुआ था ट्रीटी साइन। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 क्या है, बेसिकली ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो FPI बाय एन सिंगल इन्वेस्टर ग्रुप कैन नॉट एक्सीड X% of this equity of an Indian company beyond which it will be treated as a foreign direct investment FDI. The value of X is, तो ये बेसिकली 10% होता है। अगर 10% से ऊपर जाएगा तो वो FDI में आएगा, अगर 10% से नीचे रहेगा तो वो FPI में आएगा। ओके, तो ये इज़ द राइट आंसर। और FPI में बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं इसमें। ये काफ़ी मतलब एकाएक पैसे निकाल भी लेते हैं फॉरनर्स इसमें, तो मार्केट में काफ़ी इफ़ेक्ट भी करता है ये। ओके, एंड जो FDI होता है बहुत अच्छा होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसमें मैनेजमेंट राइट भी दिया जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी वो संलिप्त होते हैं। ओके, और ये विश्वसनीय होता है, तो ये इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 41। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP। BOP क्या है, बेसिकली पहला देखते हैं, द BOP ऑफ द कंट्री कंप्राइजेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट ड्यूरिंग ए पीरियड। यस, दोनों लोग होंगे। और दूसरा है, ये कंट्री हैविंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम विल एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने से
जैसे भारत का है लगभग $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज, जो कि भारत का जो है कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट एंड अदर जो लोन्स वगैरह लिए गए उससे आ रहा है। तो उससे आप फॉरेन एक्सचेंज जो मतलब बीओपी है उसको फुलफिल नहीं कर सकते। उसे फिल करने के लिए करंट अकाउंट बैलेंस में होना चाहिए, जैसे कि आप ट्रेड में यार सरप्लस कर रखे हो लाइक चाइना। ओके, तो ये गलत है, तो यानी कि ये इज़ द करेक्ट आंसर। और जो करंट अकाउंट बैलेंस है ये बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 42। 42 क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉवर्टी कैटेगराइजेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब चर्निंग पुअर। पुअर क्या होते हैं? चर्निंग पुअर, तो बेसिकली ये पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। ओके, जो रेगुलरली मूव करते हैं आउट ऑफ पॉवर्टी उसे कहते हैं चर्निंग पुअर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 43। 43 द केसेस ऑफ मंकी पॉक्स रिसेंटली हैव सीन कन्फर्म विद यूरोप बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मंकी पॉक्स? तो मंकी पॉक्स बेसिकली anyone can get or the pass on the monkeypox including the rodent and the primates. Okay, monkeypox basically a genetic viral disease है। ये आर्थोपॉक्स वायरसेस से फैलता है, यानी कि इसमें बैरियोला पॉक्स यानी कि स्मॉल पॉक्स एंड द काउ पॉक्स वायरसेस सम्मिलित होते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड 1970 में पहली बार ह्यूमन में पाया गया था। इससे पहले 1956 में मंकी में पाया गया था। इसके मेन फैलने का कारण है मैन सेक्स विद मैन। अगर मैन सेक्स मैन करता है तो इससे ज़्यादा फैलने की संभावना है। ओके, देन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसमें लगभग 1 लाख केसेस हो चुके हैं। और 44 पे मूव करते हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड से संबंधित है। सॉयल हेल्थ कार्ड SHCR प्रिंटेड रिपोर्ट कार्ड इशू टू फार्मर्स वंस इन 3 years इंडिकेटिंग द स्टेटस ऑफ द सॉयल विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड consequences ऑफ द सॉयल हेल्थ कार्ड। तो इसमें क्या क्या होते हैं? पहला है बैलेंस्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यस। दूसरा है रिड्यूस्ड इम्पोर्ट बिल, यस। तीसरा है इंक्रीज द फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट, नो। ये कैसे होगा? तो ये गलत हुआ 3। एंड 4 इज द बेटर लैंड मैनेजमेंट, यस, इससे लैंड मैनेजमेंट होगा। और ये एनपी को भी सेट करेगा जैसे 4:1 के रेशियो को। देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 45 पर। विद रेफरेंस टू द हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM मॉडल फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हाईवे कंस्ट्रक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है As per the model, the government will contribute 60% of the project cost in the first 5 years through the annual payment annuity. No, contribute 40% केवल करता है, तो ये गलत है पहला। दूसरा, अंडर HAM ये रोड डेवलपर कंस्ट्रक्ट द रोड एंड he and she allowed to recover his or her investment through the toll collection. नो, ये टोल कलेक्ट की राइट नहीं होता इसे। नो टोल राइट फॉर द डेवलपर्स। ओके, तो इसके लिए नहीं है, तो डी इज द नाइदर 1 नॉर 2, डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 46 नंबर को देखते हैं। 46 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेटेंट राइट्स इन इंडिया। पेटेंट राइट के बारे में पूछा। पेटेंट is a statutory right for and the inventions granted to the patentee by the governments, yes। ये पेटेंट राइट एक्ट 2005 के तहत है, जो कि अमेंडमेंट किया गया था। एंड दूसरा है पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर द 50 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, नो 20 years तक होता। थर्ड देखते हैं, एंड इन्वेंशंस रिलेटिंग टू ये प्रोसेस कैन नॉट बी पेटेंटेड इन इंडिया, नो।
हो सकता है पेटेंट इंडिया प्रोसेस कर सकता है। तो 3 and 1 इज रॉन्ग, सॉरी 2 and 3 इज रॉन्ग, देन ए यानी कि ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 47 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वोटिंग इन द राज्यसभा इलेक्शंस। ओके, तो ओपन बैलेट वोटिंग इज डन इन द इलेक्शंस टू द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा। यस, ओपन बैलेट वोटिंग का मतलब है कि लोगों को पता होगा कि इस पार्टी के मेंबर इन्हीं को अपनी राज्यसभा मेंबर चुनेंगे। ओके, क्योंकि इस पे विप भी जारी हो सकता है, आप पार्टी के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकते, उसके लिए अगर करोगे तो विप जारी होगा और आपकी सदस्यता चली जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके 1985। तो पहला इज फर्स्ट इज राइट। दूसरा है मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी can show their the ballot papers after the making their votes to the authority agent of the party only। yes, वो दिखा सकते हैं। ओके, एंड थर्ड है इंडिपेंडेंट के बारे में पूछा है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट जो होते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए कैन शो देयर मॉक्ड बैलेट पेपर टू द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एनी पार्टी। नो, वो नहीं दिखा सकते, नॉट सो, वो तुरंत ही जमा करना होगा, उसे बॉक्स में डालना होगा। तो थर्ड इज रॉन्ग, देन 1 and 2 इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन इज राइट। एंड द नेक्स्ट मूव करते हैं 48 नंबर। 48 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नियो बैंक। नियो बैंक से संबंधित है, जो कि काफी करंट में है। दे आर द फिनटेक फॉर्म्स विच ओनली ए डिजिटल प्रेजेंस। यस, नियो बैंक का केवल डिजिटल प्रेजेंस होगा और ये फिनटेक फॉर्म्स है। एंड सेकंड है दे डू नॉट हैव ए बैंक लाइसेंस फॉर देयर ओन। यस, इनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड है दे ऑफर डेबिट कार्ड। यस, डेबिट कार्ड ऑफर कर देंगे और ये बेसिकली चीपर होते हैं देन द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ओके, देन डी इज द राइट आंसर, 1, 2 and 3 ऑल। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 49 विद रेफरेंस टू द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द टैक्सेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द परसेंटेज टैक्स रेट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली विद द इंक्रीज इन द इनकम अंडर द प्रोपोर्शनल टैक्सेशन रेजीम। नो, ये तो प्रोग्रेसिव का लिखा है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स में लगता है। ओके, जैसे कि ये इनडायरेक्ट टैक्स like I bought a Parle biscuit 5 rupees, और कोई भी बहुत बड़ा आदमी लाइक अडानी एंड अंबानी also bought 5 rupees Parle, then government collect 1 rupee tax from both me and Adani both, from me and Adani both, then दोनों के ऊपर बराबर बर्डन हुआ ना, 1 रुपये उन्हें भी देना पड़ा, 1 रुपये मुझे, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है। ओके, तो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ये प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स में मेक्स डिस्पोजल इनकम एज वेल एज द कंज्यूमर स्पेंडिंग मोर सेंसिटिव, नो लेस सेंसिटिव, ओके, टू द फ्लक्चुएशंस इन द जीडीपी। ओके, देन बोथ आर रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 nor 2 इज द डी ऑप्शन इज राइट, डी इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 50। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पूछ रहा है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन ये सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। यस, बिल्कुल सोशल इकोनॉमी में यही होता है, सरकार डिसाइड करती है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। नो, ये कैपिटलिस्ट का है फिलॉसफी। ओके, देन 2 इज द रॉन्ग, 1 इज राइट, इसलिए ए ऑप्शन ओनली 1 इज राइट। ओके, देन 50 क्वेश्चन कंप्लीट फ्रॉम द test 7 of economics. If you
benefited from this video, please like, share and subscribe, and give our feedback on my comment. Okay, then thank you. Meet next. Hi, I am Rahul और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 7 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इकोनॉमिक्स पे है फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आज मैं अब 51 to 75 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड IT, इसके बारे में पूछ रहा है, करंट का क्वेश्चन है। तो पहला है, इट इज़ ये वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम एट द UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2020। नो, ये इंडिया एंड द स्वीडन के बीच साइन हुआ है, इनिशिएटिव है। और ये UN क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंडिया एंड स्वीडन, तो ये याद रखना है। दूसरा, इट्स सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नो, ये स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट है, वो इसको होस्ट कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो इसलिए डी आंसर होगा इसका। 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2, तो डी इज द राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 52 नंबर। 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर सिंस द 1991 रिफॉर्म्स। तो पहला है, परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ इंक्रीज स्टेडली। नो, डिक्रीज किया है, फॉल किया है। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है वो डिक्रीज हुआ है हर तरफ से, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी ATC। तो ये याद रखना है, घटा है ना कि बढ़ा है। तो दूसरा है, देयर हैज़ बीन ए शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शंस फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड द प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। यस, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के बजाय एक्सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है। ओके, लाइक पैडी, राइस वगैरह, वीट, शुगर केन, ये सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो ये याद रखना है। तो इसका बी होगा ओनली 2। ओके, तो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 53। 53 है, विद रेफरेंस टू मोनेटाइज डिफिसिट एज ए मेथड टू फाइनेंस डेब्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, मोनेटाइज डिफिसिट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिफिसिट which is financed solely by borrowing from the Reserve Bank of India. Yes, okay, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो गवर्नमेंट बारो करती है मनी, वो होता है बेसिकली गवर्नमेंट डिफिसिट एंड मोनेटाइज डिफिसिट पार्ट होता है। तो पहला हो गया सही। दूसरा देखते हैं, मोनेटाइज डिफिसिट इंक्लूड द शॉर्ट टर्म फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। यस, दोनों शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, मोनेटाइज डिफिसिट में। तो इसका 1 and 2 बोथ इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 54 नंबर पे। 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जैसे कि हम परसेंटेज कम करते हैं तो क्वांटिटेटिव आता है, जैसे कि CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसको अप डाउन किया जाता है। ठीक है, तो किस किस से मनी सप्लाई जो है कंट्रोल होगा। तो पहला देखते हैं, चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। यस, अगर CRR को बढ़ा देंगे तो फिर वो मनी सप्लाई रुक जाएगी, कम हो जाएगा। दूसरा है ओपन मार्केट्स ऑपरेशंस। यस, अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी सेल कर दिया और पैसे ले लिया तो फिर मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तीसरा मोरल सुएशंस। नो, मोरल सुएशंस तो हम
आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को कुछ गाइडलाइन देता है, ठीक है, एडवाइस देता है उसे, वो क्वालिटेटिव में आएगा, जबकि ये सब क्वांटिटेटिव पूछ रहा है। तो फोर्थ है चेंजिंग द बैंक रेट, यस बैंक रेट तो होगा ही। तो इसमें 1, 2 एंड 4 यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 55 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूछ रहा है। तो इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, यस, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमाइन करेगा डिमांड एंड सप्लाई पे। दूसरा है एट प्रेजेंट इंडिया फॉलोज ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, नो, आरबीआई एक्ट एज ए कंट्रोलर, कंट्रोल भी करता है, तो ये गलत है, यानी कि ओनली 1 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 56। 56 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, ट्रिप्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है द ट्रिप्स एग्रीमेंट अप्लाइज टू ऑल WTO मेंबर्स, यस, ओके। एंड सेकंड है द एग्रीमेंट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ ये पेटेंट विदाउट द अथराइजेशन ऑफ इट्स ऑनर, यस, ओके। तो ये दोनों सही है। ट्रिप्स बेसिकली 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों सही है। द सेकंड है द एग्रीमेंट अलाउज कंपल्सरी लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट यूज ऑफ पेटेंट विदाउट द अथराइजेशन ऑफ इट्स ऑनर, यस। तो 1 and 2 इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 57। 57 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसीज। तो करेंसीज की कन्वर्टिबिलिटी कह रहा है। तो पहला है कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी टू कन्वर्ट द डोमेस्टिक करेंसी इनटू द फॉरेन करेंसीज एंड द वाइस वर्सा, यस, एक्सचेंज को ही कहते हैं, ठीक है, चेंजिंग को। एंड दूसरा है करेंटली इंडिया हैज पार्शली कन्वर्टिबिलिटी फॉर द बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, नो, केवल कैपिटल अकाउंट के लिए पार्शियली है कन्वर्टिबिलिटी, जबकि करंट अकाउंट जो कि ट्रेड में लेन देन होता है वो फुली कन्वर्टिबिलिटी है, ओके। फुली कन्वर्टिबिलिटी 1994 में आया था, ओके, और ये पार्शली हाल फिलहाल में। तो ओनली 1 इज द राइट आंसर, सेकंड इज गलत। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 58। 58 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक आरबीआई इन द, मतलब कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या क्या है इंडियन इकोनॉमी में। तो पहला है इट इशूज द करेंसी ऑफ द कंट्री, यस, वेरी सिंपल। सेकंड, इट कंट्रोल द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री, यस, बिल्कुल। एंड इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी, यस, वेरी सिंपल। एंड फोर्थ इज इट एक्ट एज ए बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी, यस। ये चारों सही हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। आरबीआई के बारे में और कुछ जानते हैं, जैसे कि इसकी ये इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 1 को 1935 में एज ए प्राइवेट कंपनी के तौर पे, प्राइवेट बैंक के तौर पे, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ओके। इसको नेशनलाइज किया गया था 1949 में। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखना चाहिए। डी इज द राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 59। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस डन बाय द आरबीआई, ओके। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पूछ रहा है, OMO। तो पहला है इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट, यस। इसको क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं GSEC, उसको हम ओपन मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये पहला सही है। दूसरा
परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट बाय द आरबीआई इंक्रीज हाई पावर मनी इन द इकोनॉमी। यस, क्योंकि जब आरबीआई सिक्योरिटीज ले रही है तो मनी फ्लो कर रही है, जिससे कि वो हाई पावर्ड मनी हो जाएगा और वो फ्लो हो जाएगा। ओके, जिससे इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ रेट वगैरह बढ़ेगा। तो इसका सी आंसर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 60 नंबर। 60 क्या है? विद रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ठीक है, आईआईबी पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली टू द प्रिंसिपल एंड नॉट टू द इंटरेस्ट पेमेंट। नो, ये प्रिंसिपल को भी है और इंटरेस्ट पेमेंट पे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड। ओके, तो ये गलत हुआ। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर द ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, yes, and are thus the eligible to keep kept a part of the statutory liquidity ratio requirement of the bank। yes, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह काम करेगा और ये thus the eligible to kept as a part of the SLR required of the bank। yes, तो इसका B is the right answer, 1 is wrong। then next move करते हैं 61 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है इट कंप्राइजेस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, यही है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, एंड दूसरा है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स द डिस्पोजल। यस, तो इसका 1 and 2 बोथ आर राइट। ओके, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 62। 62 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पब्लिक गुड्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कंजम्पशंस ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय एन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशंस। ओके, यानी कि क्या कह रहा है? कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक गुड्स बाय एन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर द कंजम्पशंस ऑफ द सेम गुड्स फॉर द अनदर इंडिविजुअल। यस, ओके। दूसरा है पब्लिक प्रोविजन गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर द प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। नो, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा होगा उसे बोलेंगे पब्लिक प्रोडक्शन गुड्स। ओके, और जो पब्लिक प्रोविजन गुड्स होता है बेसिकली वो ऐसा गुड्स होता है जिसका प्रोडक्शन गवर्नमेंट बजट के द्वारा किया जाए। ठीक है, वो प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और सरकारी भी कर सकती है। तो यही डिफरेंस है, इसलिए सेकंड गलत है और फर्स्ट इज राइट एंड देन ए इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल। ओके, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है ह्यूमन कैपिटल के बारे में। ह्यूमन कैपिटल इज द इंटेंजिबल एंड कैन नॉट बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट। यस, ठीक है, वो इजिली सोल्ड नहीं किया सकता ह्यूमन कैपिटल को। ठीक है, दूसरा है अनलाइक द फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल डज नॉट द डिप्रेशिएट विद टाइम्स। नहीं भाई, अगर एजिंग होगा तो जाहिर सी चीज है वो डिप्रेशिएट होगा। भाई बुजुर्ग हो जाएंगे तो उतना काम थोड़ी करेंगे। तो बी इज द रॉन्ग। देन पूछा था कौन करेक्ट नहीं है, तो बी नॉट करेक्ट है। और देखते हैं इसके बारे में कौन सही है। तो सी डी राइट है, तो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ऑनर बट आल्सो द सोसाइटी इन द जनरल। यस, ये भी सही है। डी ह्यूमन कैपिटल इज नॉट अ परफेक्टली मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। यस, क्योंकि वो जुड़ा रहेगा ना भाई अपनी ओरिजिन से। फिर 64 देखते हैं। 64 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये कंपोनेंट ऑफ द सागरमाला इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सागरमाला बेसिकली सीज पोर्ट वगैरह से जुड़ा है, तो ऐसा ध्यान में रखो, सागरमाला बना रहा है। तो पहला है इनकरेजिंग द कोस्टल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय द प्रमोटिंग द पोर्ट बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस, ठीक है, ये सागरमाला इनिशिएटिव के अंतर्गत आता है। पूछा लेकिन नहीं है, कौन नहीं है, तो दूसरा देखते हैं। तो ये सही है। तो बी देखते हैं, इफिशिएंट इवैक्यूएशन सिस्टम्स बाय इंप्रूविंग द
पोर्ट हिंटरलैंड लिंकेजेस, यस, पोर्ट और हिंटरलैंड को लिंक करेगा, तो ये भी सही है। तीसरा, डीप ओशियन सर्वे एंड एक्सप्लोर, नहीं भाई इसके लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है, डीप ओशियन के अलग है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री करती है उसको, और ये पोर्ट मिनिस्ट्री देखता है। एंड डी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यस ऑफ कोर्स होगा, तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन, देन दिस इज राइट, ओके, मतलब नहीं सही है तो वही पूछा था। फिर हम चलते हैं 65 पे, ये करंट का है और पूछा है कौन कौन से कंट्री किस लिए न्यूज में थी, ओके, कंट्री एंड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग द न्यूज रिसेंटली, तो टर्की का नाम चेंज किया दिया गया है, ठीक है, यूएन चेंज नेम ऑफ द कंट्री, यस, टर्की का चेंज किया गया है, टर्की का नाम है टर्की, यानी कि स्पेलिंग चेंज किया गया, TURKIY हो गया, पहले क्या था, पहले था TURKEY, तो ये ध्यान में रखना है किसका नाम चेंज किया गया, यानी कि तुर्की का नाम चेंज किया गया, टर्की। सूडान इसलिए था क्योंकि ट्राइबल क्राइसिस थे, इसलिए न्यूज में था। जिम्बाब्वे हाई इन्फ्लेशन, बोरा भर भर के लोग ले जा रहे थे सब्जी लाने पैसे। एंड कंबोडिया चाइना बिल्डिंग कर रहा है फॉरेन आउटपोस्ट, तो ये ध्यान में रखना है हमें, कंबोडिया द नॉर्थ ईस्ट एशिया, ओके, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया में उसका लोकेशन है, तो इसका सारे सही है, ऑल पेयर इज राइट, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 66, क्या कह रहा है 66 क्या कह रहा है, सॉरी 66 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, until the outbreak of the First World War all currencies were pegged to the value of gold, yes, ठीक है, सारी कंट्री जो है गोल्ड से जुड़ी होती है। दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडिया रूपी वाज द पेग्ड टू द पाउंड स्टर्लिंग टिल 1975, यस, ठीक है, दोनों सही है, ये फैक्ट है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, तो दे आर द रजिस्टर्ड एज द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ओके, सही है। दूसरा है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, यस, एंड लैंड टू द अनसर्व्ड एंड द अनडिजर्व्ड सैंक्शन, यस, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं like commercial bank these banks have to maintain both the CRR and SLR, yes, ये मेंटेन करेंगे भाई, तो D is the right answer, like नॉर्मल बैंक है। तो फिर देखते हैं 68 को, 68 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द करेंट रेगुलेशन ऑफ द क्रिप्टो एसेट्स इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जैसे बिटकॉइंस वगैरह हैं, तो इसके बारे में सिंपल सा जानो, अभी तक गवर्नमेंट ने किसी भी एक्ट के तहत इसको कोई भी करेंसी का स्टेटस नहीं दिया है, यानी कि अगर आप कोई भी इसको बारो करते हैं थ्रू इंटरनेट, तो अगर लॉस जाते हो तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते, ठीक है, सरकार इसको प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, तो ये ध्यान में रखना है, किसी भी एक्ट में नहीं आ रहा है। अब जो इसमें दे रखा है जैसे कंज्यूमर अवेलेबलिंग सच एसेट्स आर द प्रोटेक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, नो, इसमें भी नहीं है। दे आर द डिफाइंड एज द सिक्योरिटीज अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, नो, किसी में डिफाइन नहीं है। दे आर द रेगुलेटेड बाय RBI, नो, नॉट रेगुलेटेड, और नॉट अंडर द फेमा एक्ट 1999, ठीक है, तो ये D इज द राइट आंसर, नॉन, कोई भी इसमें सही नहीं है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 69, देखते हैं क्या है। 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलीज द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, तो बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया है कोलैबोरेशन विद द येल सेंटर्स एंड द कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, EPI जो है WEF के द्वारा लॉन्च किया गया, मतलब जारी किया गया। फिर 70 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट मनी रिसोर्सेस, ये अच्छा क्वेश्चन है,
विद रेफरेंस टू द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला है M3 इज नोन एज द नैरो मनी, नो। M3 एंड M4 नोन एज द ब्रॉड मनी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड सेकंड है M1 इज द लीस्ट लिक्विड, नो। M1 इज द मोस्ट लिक्विड, and while the M4 is the most liquid, no. M1 and M2 is the least M1 and M2 is the M1 and M2 is the narrow money and M3 and M4 is the broad money। ठीक है, तो M1 दे रखा है लीस्ट, तो गलत है। M4 दे रखा है मोस्ट लिक्विड मनी मेजर्स, नो, दोनों गलत हैं। ठीक है, इसलिए नाइदर वन नॉर टू। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 71 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन को अंडरलाइंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो पहला है इट टेक्स इनटू अकाउंट चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द फूड एंड एनर्जी, नो। फूड और एनर्जी को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे ये कोर इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, तो पहला गलत। दूसरा है व्हेन द कोर इन्फ्लेशन राइजेस द RBI increases its key policy rates to stack the access the liquidity from the market। yes, वो रेपो बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे सप्लाई कम होगा, डिमांड कम होगा, और फिर इन्फ्लेशन डाउन हो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, 72 देखते हैं, तो उसका बी था। 72 देखते हैं। द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिसेंटली unveiled India's first COVID-19 vaccine for the animals। In this context, consider the following statements regarding Ncovax। ये वैक्सीन है, या ध्यान में रखना है, फॉर द एनिमल्स फॉर COVID-19 प्रोटेक्शन। और तो पहला देखते हैं, इट कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स अगेंस्ट द डेल्टा एंड द ओमिक्रॉन वेरिएंट्स ऑफ द SARS-CoV-2। यस, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करेगा। इट इज ओनली फॉर द कैटल एंड द डॉग्स, नो। इस सब के लिए लॉयंस, रैबिट्स। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है इट इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग एंड द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। यस, ठीक है, तो ये भी सही है डेल्टा वेरिएंट को, तो बी इज द राइट आंसर 1 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 73 क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA निगेटिव लिस्ट इंक्लूड। तो निगेटिव लिस्ट FTA में होता है बेसिकली एटम्स ऑन विच द नो कंसेंसस वुड बी अलाउड। ठीक है, उस पर कंसेंसस नहीं होगा, तो यही चीज़ है, वेरी सिंपल है, डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 74 APMC के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMCs इन इंडिया। पहला है these are the statutory committee formed by the state government। yes, ठीक है, statutory committee formed by the state government। दूसरा है these committee oversee the trading of both the notified agriculture products as well as the livestock products। yes, दोनों के लिए भाई, एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक के लिए। ठीक है, एंड थर्ड है द कमिटी प्रोहिबिटेड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनी काइंड ऑफ द इंटरमीडिएरीज एंड द कमीशन एजेंट इन द ट्रेड बिटवीन द फार्मर्स एंड द बायर्स। नो भाई, अलाउ है, इंटरमीडिएरीज एंड कमीशन एजेंट्स नॉट प्रोहिबिटेड, वो अलाउ है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर 1 एंड 2। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं 75 to 100। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 7 डिस्कस किया है, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन कवर किया। उसमें
जो बचा हुआ है 75 to 100 को उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस। ठीक है, रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस पूछ रहा है जो कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है। इसमें क्या कहा जाता है, तो इसमें बेसिकली कहा जाता है टैक्सेशन, बी ऑप्शन, टैक्सेशन एंड बारोइंग्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर, जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो जो टैक्सेशन है एंड बारोइंग जो उधार लेते हैं वो इक्विवेलेंट होता है, मतलब होता है। ठीक है, तो यही इसमें बी आंसर राइट होगा। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 76। 76 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द कंट्री। ओके, एक होता है शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेप्ट, एक होता है लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेप्ट। जो अप टू 1 ईयर होता है उसे शॉर्ट टर्म कहते हैं, एंड मोर देन 1 ईयर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म। ओके, तो हम देखते हैं पहला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII, इन्वेस्टमेंट इन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज, यस। तो FII बेसिकली कभी भी निकल सकता है, तो इसलिए ये इसमें आता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट द ट्रेजरी बिल्स बाय द फॉरेन सेंट्रल बैंक, यस, क्योंकि ये अप टू 1 ईयर होता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ओके, ट्रेजरी बिल बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है। तो 1 and 2 इज़ द राइट। एंड देखते हैं थर्ड को, एक्सपोर्ट क्रेडिट्स। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट और लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म होगा, और एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग ये भी लॉन्ग टर्म होगा। ठीक, तो हमें ये ध्यान में रखना है। और देखते हैं लॉन्ग टर्म में क्या होता है। लॉन्ग टर्म में NRI डिपॉजिट्स होता है, रुपी डेप्ट होता है, मल्टीलेटरल डेप्ट होता है, बाईलेटरल डेप्ट होता है, जो IMF SDR इशू करता है वो भी होता है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट टर्म केवल 1 and 2 है, इसलिए आंसर इसका C सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 77 को देखते हैं। पूछ रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू संत कबीर के बारे में पूछ रहा है, सेंट कबीर के बारे में। तो पहला है, ही बिलोंग टू द निर्गुणा ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट, यस, वो एक निर्गुण ट्रेडिशन से बिलोंग करते थे। ठीक है, जो किसी ईश्वर के रूप को में बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो नेचर में बिलीव करता है, लेकिन ईश्वर के किसी रूप में जो ईश्वर के किसी रूप जैसे कि राम कृष्ण बिलीव करते हैं उसे सगुण कहते हैं। और जो किसी भी आकार प्रकार में विश्वास नहीं करता, मतलब वेदास वगैरह में, उसे निर्गुण ट्रेडिशन में आते हैं वो। ठीक है, दूसरा है, ही डिसमिस द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस बुक लाइक वेदास एंड द कुरान, यस, इन्होंने रिजेक्ट किया था, ये मतलब डिसमिस किए थे। एंड फिर थर्ड है, ही संग कंपोजिशन नोन एज द पदाज एंड द शब्दाज, यस। ओके, तो इसका आंसर होगा D 1 2 and 3 ऑल इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट मूव करते हैं 78। 78 बेसिकली ट्रेजरी बिल के बारे में। ओके, तो विद रेफरेंस टू ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बेसिकली जो इन इंडिया ट्रेजरी बिल आर इशूड ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। ठीक है, भारत में केवल ट्रेजरी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है। ओके, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये अप टू 1 ईयर होता है। तो B इज़ द राइट है। बट और देखते हैं ऑप्शन ये में क्या है, दे आर शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, नो, ये कैपिटल मार्केट नहीं होता है। ओके, ये मनी मार्केट होता है, तो ये गलत है। एंड C देखते हैं, T ट्रेजरी बिल्स आर कंसिडर्ड एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, नो, ये गवर्नमेंट का एसेट नहीं होता। फिर D देखते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन ट्रेजरी बिल्स, नहीं भाई अलाउ होता है। ठीक है, तो ये B इज़ द राइट और सब गलत है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 79 में। 79 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। ओके, तो पहला है, इट इज़ एन इंटरनेशनल मीटिंग्स कन्वेन
बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उनका, यस। दूसरा है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय स्वीडन इन 1968, यस, स्वीडन के द्वारा 1968 में। और तीसरा है थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज ये हेल्दी प्लैनेट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये इसका थीम था, तो इसका आंसर हुआ 1, 2 and 3, ऑल इज द राइट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर। 80 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्ट क्या है, तो बेसिकली ये these are the mutual fund like institutions that enable investments into the infrastructure sector. Okay, these are mutual funds like the institutions that enable investment into the infrastructure sectors by pooling small sums of money from the individual investors. Okay, एंड जो सेकंड है इन्वेस्ट आर द रेगुलेटेड बाय द सेबी, यस, तो ये दोनों सही है, यानी कि 80 का सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81। 81 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द डिप्रिसिएशन के बारे में पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पहला है डिप्रिसिएशन इज एन द एनुअल अलाउंसेस फॉर द वेयर एंड टियर ऑफ द कैपिटल गुड्स, यस, जो उसमें लॉस होता है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन, तो पहला सही है। एंड दूसरा है डिप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स, यस, ठीक है, वो कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन रखता है, ठीक है, नॉट टेक इनटू अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल, ठीक है, वो कोई अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रक्शन नहीं रखता कैपिटल गुड्स में, अकाउंट में नहीं किया जाता, तो इसका सी सही है, बोथ, ठीक है। बेसिकली ये वही होता है जो जैसे जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल आता है, ठीक है, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 82। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेवल टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी, तो कौन कौन से जो स्टेट लेवल के थे वो इसमें सब्ज्यूम्ड हुए जीएसटी में, तो ये लग्जरी टैक्स था, यस, दूसरा था सेल टैक्स, यस, स्टाम्प ड्यूटी नहीं हो, ठीक है, और ये ऑक्ट्राई, यस, तो 1, 2 and 4 इज द राइट। और देखते हैं स्टेट में क्या था, एंट्री टैक्स भी इसमें सब्ज्यूम किया गया, एंटरटेनमेंट्स टैक्स, जो एड दिखाया जाता है उसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, लॉटरी बैटिंग्स एंड द गैम्बलिंग, इस सब को जो स्टेट लेवल के टैक्स थे उसमें सब्ज्यूम्ड किया गया जीएसटी में, तो ये ध्यान में रखना है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड द एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इस सब को सब्ज्यूम किया गया जो कि सेंट्रल टैक्स थे, ओके, देन डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83। 83 क्या कहता है, 83 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला है शरीरिका स्तूपास आर द स्तूपास इरेक्टेड ओवर द बॉडली रिलिक्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, यस, ठीक है, तो ये लॉर्ड बुद्धा संबंधित है, रिलिक है, एंड लॉर्ड बुद्धा रिलिक्स फ्रॉम हिज द फ्यूनरल प्रेस वर कलेक्टेड एंड गिवन टू किंग अशोका, नहीं भाई उसमें अशोका नहीं थे, ठीक है, उसमें अजातशत्रु थे, मगध के राजा अजातशत्रु को दिया गया था और डिवाइड इनटू द 8 शेयर्स में इसे डिवाइड किया गया था, और अलग अलग लिच्छवी एंड वैशाली सबके अलग अलग किंग को दिया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 84। 84 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 18 to 50 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, पहला देखते हैं, इट इज़ ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स रिन्यूएबल
फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफरिंग कवरेज फॉर द डेथ ड्यू टू एनी रीज़न नहीं, एक्सीडेंटल डेथ को रिस्क को कवर करता है, अप टू द 2 लाख रुपीज़ देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 70 ईयर्स हैविंग ये सेविंग बैंक और ये पोस्ट ऑफिस अकाउंट आर इंटाइटल्ड टू इनरोल अंडर द स्कीम। यस, ठीक है, सेविंग अकाउंट और ये पास्ट ऑफिस अकाउंट आर द इंटाइटल्ड टू इनरोल द अंडर द स्कीम। यस, 18 to 70 होना चाहिए। पहले मैंने 18 to 50 बोला था, सॉरी 18 to 50। ओके, और पार्शियल एक्सीडेंटल के लिए 1 लाख रुपीज़ है। और थर्ड देखते हैं, द स्कीम इज डिलीवर्ड थ्रू बैंक इंक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक एज वेल एज द कॉर्पोरेटिव बैंक्स। ये सभी में किया जाएगा ये। तो सी इज द राइट आंसर, 2 and 3। द नेक्स्ट मूव करते हैं 85। 85 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पेटेंटेड अंडर द इंडियन पेटेंटेड लॉस। ओके, तो कौन सा कैन बी पेटेंटेड हो सकता है, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेटेंटेड हो सकता है। ठीक है, और सब नहीं होंगे, एटॉमिक एनर्जी, सर्जिकल मेथड एंड द प्लांट एनिमल्स, ये सब नहीं होंगे। ओके, देन डी इज द राइट आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। 86 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज द एसेट ऑफ द ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के एसेट कौन कौन है, ठीक है, तो देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द, तो बेसिकली पूछो एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। यस, ठीक है, जो रिजर्व रख रखा है सेंट्रल बैंक में, लाइक द CRR रेपो, सॉरी रेपो नहीं, CRR होगा। एंड सेकंड देखते हैं, डिपॉजिट ऑफ पीपल विद द कमर्शियल बैंक। नो, ये कमर्शियल बैंक का एसेट नहीं है। जो पब्लिक डिपॉजिट की है वो कमर्शियल बैंक का थोड़ी है एसेट, तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, लोन्स गिवन टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक। यस, ठीक है, कमर्शियल बैंक के द्वारा जो पब्लिक को दिया गया है वो होगा। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 87। करंट का है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द ब्रह्मोस मिसाइल। तो पहला है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता था। जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बेसिकली लीड किए थे कलाम साहब इन 90s में, और इसमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब मिसाइल आते हैं। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है बेसिकली ये इंडिया एंड रसिया का कोलैबोरेशन से इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और इसमें ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस का मतलब मॉस्कोवा, जो कि मॉस्को सिटी लोकेटेड है। ठीक है, तो ये 2 कंट्री का कोलैबोरेशन है। तो पहला गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, इट इज़ ये 2 स्टेज मिसाइल विद ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। यस, 2 स्टेज मिसाइल है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड थर्ड देखते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन फायर एंड द फॉरगेट प्रिंसिपल्स। ओके, एडॉप्टिंग वेराइटीज ऑफ द फ्लाइट्स ऑन इट्स वे टू टारगेट्स। यस, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये ध्यान रखना है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, ये रहा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट मूव करते हैं 88। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द फिशिंग कैट के बारे में पूछ रहा है। तो इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर फाउंड इन द मैंग्रोव्स फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस ओनली। नहीं भाई, ओनली नहीं, ये चिल्का लेक उड़ीसा में पाया जाता है, एंड फुट हिल्स ऑफ गंगा में रिवर के पास पाए जाते हैं, हिमालय फुट हिल्स में। ठीक है, गंगा बेसिन में, एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर में पाया जाता है, असम वगैरह में।
तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ द वेस्ट बंगाल, यस। थर्ड देखते हैं, इट इज़ लिस्टेड एज द इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, यस, ये इंडेंजर्ड में आता है। ठीक है, तो 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, तो ध्यान में रखना है हम लोगों को। फिर नेक्स्ट देखते हैं 89 पैसेज दिया और पूछा है कौन सा 5 ईयर प्लान है, तो हम पढ़ते हैं। दिस 5 ईयर प्लान एम्ड एट द डेवलपिंग द इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइन्स, सोशलिस्ट लाइन में इट आल्सो वांटेड टू पुट इंडिया ऑन ये पथ टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, यस। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान वाज PC महालनोबिस, यस। तो जैसे PC महालनोबिस की बात आई, हम जान जाते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान था जो कि 1956 to 61 था। ओके, तो इसका B आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर। 90 क्या है, विद रेफरेंस टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछ रहा है। MPC कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कमेटी वाज सेट अप विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यस, इसी के लिए है ये। और दूसरा है, इट्स मीटिंग्स आर चेयर बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, नो, RBI गवर्नर चेयर करेंगे इसको। थर्ड है, द कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द RBI एक्ट 1934, यस, ध्यान रखना है 34 के अंतर्गत आता है एक्ट 34 RBI एक्ट। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 91। 91 क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ आइडेंटिफाइड 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द 12 सेक्टर, ठीक है, और 12 सेक्टर को इंक्लूड किया है। तो पहला है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, यस। ट्रांसपोर्ट एंड द लॉजिस्टिक्स, यस। थर्ड है इन्वायरमेंटल सर्विसेज, यस। ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स, ये गलत। तो 1, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बेसिकली, ओके, अम्ब्रेला स्कीम। एंड इसमें आता है मेडिकल वैल्यू और ट्रेवल एंड द लीगल सर्विसेज, तो ये इसमें D इज़ द राइट आंसर। और बाकी 12 में और अदर हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड करना, तो इसमें D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 92। 92 में पैरा दे रखा और पूछा है कौन सा लेक है, ओके। तो दिस बायोडाइवर्स वेटलैंड सिचुएटेड इन इराक, इराक की बात कर रहे हैं, साउथ ऑफ द कैपिटल बगदाद के साउथ में, हैज़ डिसअपियर्ड लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द क्लाइमेट चेंज, कह रहा है ये डिसअपियर हो चुका है। एंड इट वाज फॉर्म्ड ओवर द लाइमस्टोन रॉक एंड द स्टूडेड विद द जिम्सम फॉर्मेशंस एंड हैज़ द नो इनलेट और द आउटलेट्स, दिस इज़ द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द, तो ये लेक सावा है, ठीक है, इसको आप मैप में देख सकते हो इसकी लोकेशन को। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 93। 93 है, इज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा समटाइम मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सीधा पूछ लेता है, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 94, सॉरी 94 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इन टाइप 1 डायबिटीज़ द बॉडीज इंसुलिन प्रोडक्शंस आइदर गोज डाउन और द सेल बिकेम द रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन, नहीं भाई ये टाइप 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। टाइप 1 का है डायबिटीज़ द पेंक्रियाज कम्प्लीटली स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, तो टाइप 1 काफ़ी हार्ड है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरचेंजिंग है, वो पहला एंड दूसरा इंटरचेंज करके लिखा है, तो आप देख लेना। फिर थर्ड देखते हैं,
इन डायबिटीज, ketoacidosis, the human body is not able to absorb glucose for energy and start breaking down fats instead. Yes, ठीक है, तो ये सही है। और इफ ये थर्ड फोर्थ देखते हैं, इफ ए पर्सन विद टाइप 2 डायबिटीज स्टॉप टेकिंग देयर इंसुलिन दे डाई विद इन वीक्स। नो, ये टाइप 1 में आते हैं, ठीक है। तो ये ICMR का गाइडलाइन है ये सभी, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका सी आंसर होगा, ओनली 3, देख लो, ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 95 क्या है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम PI विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू द सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम बनाना है तो क्या क्या घटाना होगा? तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यस, पहले तो अपना निकालो। फिर दूसरा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, यस, तो इंटरेस्ट पेमेंट करना है पहले, दूसरी बात। थर्ड पे क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, यस, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा। फोर्थ क्या दे रखा है? ट्रांसफ़र पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फॉर्म्स, नहीं भाई वो थोड़ी आएगा। तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 96 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कैपिटल अकाउंट को पूछ रहा है BOP में, तो बेसिकली इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा इंटर गवर्नमेंटल लोन्स, ठीक है, कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट में इंटर गवर्नमेंटल लोन्स आएंगे एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आएंगे। लोन, इन्वेस्टमेंट, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ही आते हैं, ठीक है। तो इसका D इज़ द राइट आंसर। बट देखते हैं हम कि करंट में कौन कौन आते हैं। तो करंट में बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ट्रेड इन सर्विस, ये सब होता है। लेकिन इसमें रेमिटेंसेस, गिफ्ट अब्रॉड, ये सब भी आता है, ठीक है। करंट जो अकाउंट होता है ये अच्छा होता है, चाइना इसमें लीडिंग करता है, और जो कैपिटल अकाउंट है इंडिया इसको लीडिंग करता है, तो ये ध्यान में रखना है। अदर देख लेते हैं कैपिटल में क्या क्या आता है, और FDI आता है, एक्सटर्नल बारोइंग्स आता है, एक्सटर्नल असिस्टेंस आता है, तो ये सब ध्यान में रखना है, असिस्टेंस भी। तो इसलिए D इसका आंसर हुआ, कैपिटल अकाउंट पूछा था। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 क्या कह रहा है? ये भी इसी से रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कंट्री विद ये सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरली बारो फ्रॉम अदर कंट्रीज, नो, वो लैंड कर सकता है अपने, ओके, लैंड कर सकता है क्योंकि उसके पास करंट है और करंट अच्छा माना जाता है, आप पेमेंट कर सकते हो। सेकंड है, ये सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरीली इम्प्लाइज दैट कंट्री हैज़ ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, नहीं भाई, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए कैपिटल को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर पता लगा इसमें आप ज़्यादा हो और करंट अकाउंट में कम है तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के करना होता है, तो इसलिए दोनों गलत है, ओके। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का ऐड होता है, तो इसका D हो गया। 98 को देखते हैं। 98 क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द टर्म स्प्रेड इन बैंकिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो कौन करेक्ट है इसमें स्प्रेड के बारे में? तो C ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ बारोवर्स एंड द डिपोजिटर्स इन द बैंक, ठीक है। इसी के जो बीच में डिफरेंस होता है उसी को स्प्रेड बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम में, तो ये ध्यान में रखना है टर्मिनोलॉजी। फिर 99 को देखते हैं। 99 क्या कहता है? विद रेफरेंस टू द फैक्टर कॉस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फैक्टर क्या है उसके बारे में पूछा है। फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स द पेमेंट्स टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, यस, बायो प्रोडक्शन ओनली को इंक्लूड करता है। फैक्टर कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स, यस, वो इंक्लूड नहीं करता, नहीं तो वो मार्केट में आ जाएगा, ठीक है।
तो दोनों सही हैं। पूछा है कौन सही नहीं है, तो नाइदर 1 नॉट 2, ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। फिर 100 देखते हैं। 100 में है in the context of the 1991 balance of payment crisis, which of the following was not one of the steps taken under the न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, ठीक है। NEP में कौन सा मेजर टेकन नहीं किया गया था, नहीं लिया गया था, तो देखना। तो बेसिकली ये बी ऑप्शन, रिवैल्यूएशन, ठीक है, अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द इंडियन रुपी अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, रिवैल्यूएशन नहीं किया गया था, बाकी सब किया गया था। लोअरिंग ऑफ द टैक्स रेट फॉर द बेटर कंप्लायंस ऑफ द टैक्स पेयर्स, ये किया गया था। सी देखता हूँ, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, ये भी किया गया था। एंड डी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज द एबोलिश फॉर द ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट सर्टन कैटेगरीज, यस एबोलिश किया गया था बट कुछ को छोड़ के, ठीक है। तो इसमें बी, रिवैल्यूएशन नहीं किया गया था, ये ध्यान में रखना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत, ठीक है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स का ख़त्म होता है। जैसा कि मैं 8 को इन्वायरमेंट भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब 9 एंड 10 है जो कि पॉलिटी पे है, तो अगला 9 नंबर होगा। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आएगा तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। थैंक यू।